नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 7 स्कूल की छुट्टियां के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वामीनाथन के मित्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर है मटर, मणि, राजम और शंकर स्वामीनाथन के मित्रों के नाम थे। अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बात ठीक लगी और क्यों? उत्तर है पिताजी ने स्वामीनाथन से जब कहा कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे और तुम्हारे मित्र अगली कक्षा में चले जाएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। स्वामीनाथन को पिताजी की यह बात ठीक लगी क्योंकि यदि ऐसा हो जाता तो स्वामीनाथन को बहुत दुख होता कि अगर ऐसा हो जाता कि उसके मित्र अगली कक्षा में चले जाते और स्वामीनाथन जो है वो उसी कक्षा में रह जाता, फेल हो जाता, तो उसे बहुत ही दुख होता। अगला प्रश्न, स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए कैसा लग रहा था? तो इसका उत्तर है स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ साथ थकावट भी हो रही थी। उसके होंठ सूख रहे थे, गला भी सूखा हुआ था और साथ ही परीक्षा भवन से इतनी जल्दी बाहर आने का पछतावा भी हो रहा था। अगला प्रश्न, स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में क्या झूठ कहा और क्यों? तो इसका उत्तर है स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में यह झूठ बोला कि उसने इस प्रश्न का उत्तर लगभग आधा पृष्ठ लिखा, यानी कि आधा पेज, जबकि उसने केवल एक पंक्ति में ही उत्तर लिखा था, यानी एक ही लाइन में उसने उत्तर दिया था। पर उसने क्या कहा अपने मित्रों को अब कि मैंने आधा पृष्ठ लिखा है इस प्रश्न का उत्तर में। उसके झूठ बोलने का कारण यह था कि कहीं उसके मित्र उसे बेवकूफ़ समझकर उसका मजाक ना बनाए, क्योंकि जब स्वामीनाथन ने अपने सभी मित्रों से पूछा कि तुमने कितना लिखा इस प्रश्न का उत्तर, किसी ने कहा कि मैंने तो पूरा एक पृष्ठ भरा है, किसी ने कहा कि मैंने तो 2 पृष्ठ कर दिए, तो उसे लगा कि मैंने तो केवल एक ही पंक्ति में लिखा है, कहीं ये मेरा मजाक ना उड़ाएं, मुझे बेवकूफ़ ना समझें। इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि मैंने भी इस प्रश्न का उत्तर आधा पृष्ठ लिखा है, आधे पृष्ठ में लिखा है। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां किस प्रकार बिताने की सलाह दी? इसका उत्तर है हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां बिताने की यह सलाह दी कि लड़के बिल्कुल भी अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे? ये कथन दिए गए हैं, किसने कहा, किससे कहा? तो पहला कथन है, स्वामी तुम अभी सोए नहीं। ये कथन किसने कहा? पिताजी ने स्वामीनाथन से। अगला कथन, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से कहा। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? ये कथन स्वामीनाथन ने राजम और शंकर से कहा। अगला प्रश्न, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है, स्वामीनाथन की परीक्षाओं को लेकर कौन परेशान था? दादी, पिता, स्वामीनाथन या हेडमास्टर? तो इसका उत्तर क्या है? पिता। स्वामीनाथन ने दशमलव के सवालों को हल
को करने में कितना समय लगाया? 4 घंटे, 1 घंटा, 2.5 घंटे या आधा घंटा? तो इसका क्या उत्तर आएगा? आधा घंटा। कौन सी भाषा का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था? हिंदी, तमिल, संस्कृत या मलयालम? तो इसका क्या उत्तर है? तमिल। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए, तो देखते हैं। स्वामीनाथन को ऐसा क्यों लगा कि पिताजी का मिजाज खराब होता जा रहा है? तो इसका उत्तर है स्वामीनाथन को ऐसा लगने लगा कि पिताजी का मिजाज खराब होता जा रहा है क्योंकि उसके पिताजी उसकी परीक्षाओं को लेकर स्वामीनाथन से अधिक चिंतित थे। कि उसके पिताजी जो हैं स्वामीनाथन से भी अधिक चिंतित थे उसकी परीक्षाओं को लेकर। वे पढ़ने के लिए स्वामीनाथन को बात बात पर टोकते थे, इसलिए स्वामीनाथन को ऐसा लगा। अगला प्रश्न, आपके पिताजी का मिजाज खराब है, किन किन कारणों से आप पता लगाते हैं? कि आपको कैसे कब पता चलता है कि आपके पिताजी का मिजाज जो है वो खराब है? तो इसका उत्तर है जब मेरे पिताजी का मिजाज खराब होता है तब वे छोटी छोटी बातों पर हमें डांटते हैं, क्योंकि बाकी दिनों में वे बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जब वे इस तरह का व्यवहार करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि आज उनका मिजाज खराब है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चों को स्वयं देना है, क्योंकि इसमें आपको ही अपने पिताजी के बारे में बताना है कि आपको कब पता चलता है या किन कारणों से पता चलता है कि आपके पिताजी का मिजाज जो है खराब है। अगला प्रश्न, आपके साथ ऐसा कब कब होता है बताइए? थकान होना, आपको कब होती है थकान? शाम को ज़्यादा देर तक खेलने पर या अधिक गृह कार्य करने पर? इसके अलावा भी आपकी थकान का जो भी कारण है आप इस यहाँ पर लिख सकते हैं। गला सूखना ऐसा कब होता है? गर्मियों में प्यास के कारण या ज़्यादा देर तक पैदल चलने पर। चिढ़ जाना ऐसा कब होता है आपके साथ? जब मेरे माता पिता मुझसे अधिक मेरे छोटे भाई या बहन को प्यार करें या जब मेरे मन की बात नहीं होती। अटपटा लगना ऐसा कब होता है? जब मुझसे कोई गलती हो जाए या फिर कोई ऐसी हरकत हो जाए जिसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। अब अगला प्रश्न है, आप सब छुट्टियों में क्या करना पसंद करते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे कि जब आपकी छुट्टियां होती हैं तब आप छुट्टियां कैसे बिताते हैं, अपनी क्या क्या करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से संबंधित। यदि आप परीक्षा देते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भूल गए तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर है यदि मैं परीक्षा देते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भूल गया तब मैं उस प्रश्न को छोड़ दूंगा और पहले उन प्रश्नों का उत्तर लिखूंगा जिनके उत्तर मुझे आते हैं और फिर अंत में उन छोड़े हुए प्रश्नों के उत्तर याद करने का प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे उन प्रश्नों का उत्तर याद आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम परीक्षा में बैठे हैं और हमें पहला ही प्रश्न मान लीजिए आता नहीं है, उसका उत्तर हमें नहीं आ रहा है और बाकी के प्रश्न हमें आते हैं, तो हम पहले उन सभी प्रश्नों को करेंगे जो हमें आते हैं, जिनके उत्तर हमें आते हैं, और जिस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आता उसे हमें सबसे अंत में करना चाहिए। अगर हम उसी प्रश्न का उत्तर शुरू में ही याद करने का प्रयास करने लगेंगे तो हमारे जो बाकी के जो प्रश्न हैं वो भी हमारे छूट जाएंगे। तो हमें सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को करना चाहिए जिनके उत्तर हमें आते हैं, और जिनके उत्तर हमें नहीं आते उन्हें सबसे अंत में करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि स्वामीनाथन की जगह पर आप होते तो परीक्षाएं समाप्त होने की खुशी में क्या करते? तो इसका उत्तर है
यदि मैं स्वामीनाथन की जगह पर होता तो परीक्षाएं समाप्त होने की खुशी में मैं अपने मित्रों के साथ खूब खेलता, कहीं घूमने जाता और फिर अगली कक्षा की तैयारियों में जुट जाता। अगला प्रश्न है हमारा जीवन मूल्य से संबंधित। याद रखो परीक्षा नज़दीक है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। अब प्रश्न देखते हैं। क्या विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय कठिन होता है, क्यों? तो इसका उत्तर है हाँ, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय कठिन होता है, क्योंकि चाहे उन्होंने परीक्षा की कितनी भी तैयारी कर रखी हो, फिर भी परीक्षा के अंत तक उनकी चिंता जो है बनी रहती है। इस समय उन्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। परीक्षा के समय उत्तर लिखते समय बहुत ही सजग रहना पड़ता है और परीक्षा के परिणाम के लिए भी मन व्याकुलता से भरा होता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को परीक्षाओं का समय जीवन का कठिन समय ना लगे, इसके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर है विद्यार्थियों को परीक्षाओं का समय जीवन का कठिन समय ना लगे, इसके लिए उन्हें सत्र के शुरू से ही मन लगाकर नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। कि जैसे कई बच्चे होते हैं, परीक्षा आती है, परीक्षा के समय में बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि हाय अब क्या होगा, कैसे होगा। अब जब जो बच्चे जो हैं केवल पेपरों के दिनों में ही, परीक्षा के दिनों में ही पढ़ेंगे तो उन्हें तो मुश्किल आएगी ही, लेकिन अगर आप शुरू से ही, जब से आपका जो जिस भी क्लास में आप गए हैं तभी से आप अगर अपना पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको अंत में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। प्रश्नोत्तरों को बार बार बोलने व लिखने का अभ्यास करते रहना चाहिए। कि प्रश्नों के उत्तरों को हमें बोलकर देखना चाहिए और फिर लिखकर भी देखना चाहिए। पिछले वर्ष के प्रश्न उत्तरों को भी हल करके देखना चाहिए। इसके साथ थोड़ा बहुत खेलने भी जाना चाहिए ताकि बाहर की ताज़ी हवा से मन व दिमाग दोनों शांत रहें। परिवार के सदस्यों को भी बच्चों की परीक्षाओं को बड़ा रूप देकर उनकी परीक्षा के समय को कठिन बनाने से बचना चाहिए। कि मतलब कि जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को बार बार ये ना कहा जाए कि पेपर आने वाले हैं, तुम्हारी परीक्षा आने वाली है, पढ़ लो पढ़ लो। इससे क्या होगा, बच्चे जो हैं उनके लिए जो परीक्षा का जो डर है वो बढ़ता जाएगा और उनका जो वो समय है वो बहुत ही कठिन होता जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित। तो आइए देखते हैं। पाठ में से अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता वाले कोई दो दो शब्द छांटकर लिखिए। अब आपको पता है अनुस्वार वाले कौन से शब्द होते हैं, बिंदी वाले शब्द, ठीक है, जिनमें ऊपर बिंदी लगती है। और अनुनासिक कौन से होते हैं, चंद्रबिंदु वाले। और नुक्ता वाले कौन से होते हैं, जिनमें वर्ण के नीचे बिंदी लगती है, ठीक है। इस पाठ में ही आए हुए शब्द हैं ये। अनुस्वार में लिखेंगे हम घंटी, मंच। अनुनासिक में लिखेंगे गूंज, ऊंची। नुक्ता वाले शब्दों में मिजाज, आवाज़, ठीक है। इसके अलावा और भी शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द पाठ में से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोजकर बताइए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब ये शब्द दिए गए हैं और हमें इनका लिंग बताना है कि ये स्त्रीलिंग में आएंगे या पुल्लिंग में। जैसे पहला दिया गया है तुम्हारी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ना कि पुल्लिंग, ठीक है। परेशान, परेशान क्या है,
पुल्लिंग है। यहाँ पर दिया भी गया है कि इसका उदाहरण दिया गया है कि इस परेशान शब्द क्या है, पुल्लिंग है। आवाज़, आवाज़ क्या है, स्त्रीलिंग। अब जैसे आप इन शब्दों के आगे जो है क्रिया या फिर विशेषण लगाकर भी इनकी पहचान कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग में आएंगे या पुल्लिंग में। जैसे आवाज़, अब चाहे हम लड़की के लिए प्रयोग में करें वाक्य, चाहे हम लड़के के लिए प्रयोग में करें। जैसे सीता की आवाज़ बहुत मीठी है, यानी मीठी आवाज़, विशेषण लगा दिया हमने, मीठी आवाज़ या कड़वी आवाज़। ठीक है। और अगर हम लड़के के लिए करें, राम की आवाज़ बहुत मीठी है या राम की आवाज़ बहुत कड़वी है। अब आवाज़ के आगे हमने मीठी लगाया है, मीठा तो नहीं लगाया ना, मीठा आवाज़ तो नहीं होता, या कड़वा आवाज़ तो नहीं होता, कड़वी आवाज़ या मीठी आवाज़, यही उचित लग रहा है। तो क्या आएगा, स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है। जैसे अगला शब्द है बात। बात हमने लिखा है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात तो नहीं कहते हम, क्या कहते हैं हम, बहुत अच्छी बात है। अब अगला है उत्तर, ये क्या है, पुल्लिंग। अब उत्तर क्या है, एक उत्तर दिशा भी है, और जितनी भी दिशाएं हैं वो सभी क्या हैं, पुल्लिंग है। ठीक है। किताब, किताब क्या है, स्त्रीलिंग। अब इसके आगे हम चाहे अच्छी किताब लिखें या फिर यानी कि या तो हम इसके आगे विशेषण लगा सकते हैं कि अच्छी किताब, अच्छा किताब तो नहीं कहेंगे, या फिर हम इसके आगे जो है यहाँ पर कोई क्रिया लगा सकते हैं। जैसे किताब फट गई, जैसे राम की किताब फट गई, सीता की किताब फट गई। अब हमने ये तो नहीं बोला ना कि राम की किताब फट गया या सीता की किताब फट गया, गई बोल रहे हैं हमने, किताब फट गई, तो क्या आएगा, स्त्रीलिंग आएगा। उसी तरह से जैसे ये तुम्हारी था, जितने भी जो शब्द हैं जिनके अंत जो है ई की मात्रा से हो रहा है, वो सभी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं, हमें इनके विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं या उल्टे अर्थ वाले शब्द, विपरीतार्थक शब्द। धीरे का जल्दी, निराशा आशा, थोड़ा ज़्यादा, सवाल जवाब। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।